हाँ, मेरे लाल गुलाबी दोस्तों। हाँ जी जनाब, आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3, ठीक है, इसमें 1 से 14 तक तो हो गए थे। आज कौन सा प्रश्न है आपके सामने? 15वां। कौन सा है? 15वां। देखो देखिए, इसने बोला है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया गया पर। हाँ, इसने बोला है पहले दिन के लिए जुर्माना कितना लगाया गया आपके लिए? 200 रुपये है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप एक दिन आप कार्य को क्या कर देते हो? विलंब कर देते हो, ठीक है, रोक देते हो। अगर आपको 10 दिन में करना है, अगर आप उसको 11 दिन में करते हो तो आपको 200 रुपये जुर्माना लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर 11वें दिन उस कार्य को करोगे आपको तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, अगर देखो देखिए 10 दिन के लिए उसको करना था, उस कार्य को 10 दिन के लिए करना था, लेकिन आप 11 दिन कर रहे हो तो मतलब एक दिन हो गया, तो एक दिन का आपको 200 रुपये देना है। अब देखो देखिए, अगर 12वें दिन पे कर रहे हो, कार्य को 10 दिन में करना था लेकिन आप 12 दिन में कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया 2 दिन लेट कर रहे हो। तो इसने बोला है पहले तो 200 लग रहा था एक दिन का, अब कितना लगेगा? 250 रुपये। ये देख रहा है। अगर आप इसको 3 दिन, पहले 10 दिन में करना था, इसको आप 13 दिन में कर रहे हो कार्य को, तो 3 दिन विलंब हो गया ना। तो आप बताओ, देखिए इसने बोला है 3 दिन कार्य को लेट करोगे, है ना, तो कितने रुपए लगेंगे आपको? टोटल कितने रुपए लगेंगे इसमें? 3 दिन के लिए आपको कितने बताया इसने? 300 रुपये। आगे बात में ये है। तो आपके सामने एक सीरीज बन गई, ये एपी सीरीज बन गई, ठीक है। देखो देखिए, एक सेकंड। देखो देखिए, ये पहले दिन के लिए आ गया बेटा, पहले दिन के लिए विलंब के लिए जुर्माना, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, जुर्माना पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है बेटा? A1 200 रुपये है। दूसरे दिन के लिए कितना है? 250 है। और तीसरे दिन के लिए कितना है? ऐसे 300 है। ऐसे चल रहा है। तो आपके सामने एक सीरीज बन गई एपी, ठीक है। 200, 250 और क्या हो गया? 300, ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे सीरीज बन गई आपके सामने। हाँ, तो अब बताओ देखिए, अब इसने बोला है अगर आप 30 दिन कार्य को, देखो आगे क्या बोला इसने। हाँ, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने ठीक दिन पहले से जुर्माने से 50 अधिक है। देखो 50 अधिक है। हाँ, सब में 50 अधिक है। 200 से 50 अधिक करोगे 250, 250 में 50 अधिक करोगे तो कितना हो गया? हाँ, इसने बोला है पहले दिन से अगले वाले दिन का जुर्माना, हाँ, 50 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 50 अधिक है, ठीक है। अब इसने बोला है एक ठेकेदार को जुर्माना देने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन में विलंब करता है? 30 दिन के लिए वो टाल देता है? उसको 10 दिन में कार्य को करना था, वो 40 दिन में कर रहा है, तो उसको जुर्माना की राशि कितने दिन होगा? तो आपको 30 दिन के लिए बताना है, ठीक है। 30 दिन के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा? बेटा देखो, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, है ना। ऐसे 30 दिन के लिए आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? हाँ, तो मतलब इनका योग ही तो करोगे बेटा, इनका क्या करोगे? योग ही तो करोगे। तो ये एन आ गया। एन तो 30 दिन है, प्रथम पद है 200 है। अरे इसने बोला है ना सारवंतर कितना दे रखा है? 50। इसने बोला है ना, ये देखो निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसने बोला है ये 50 अधिक है। प्लस का 50 अधिक का मतलब 50। जुर्माना देखो देखिए, जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन की जुर्माने से 50 अधिक है। देखो ये इससे ठीक पहले से ये 50 अधिक है, इससे ठीक पहले से ये 50 अधिक है, ठीक है। तो इसने बोला है तो 30 दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा? तो मतलब S30 पूछा है आपसे, ठीक है बेटा। ये एक दिन का जुर्माना, 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसे 30 दिन का जुर्माना निकालोगे, उनका योग ही तो करोगे, तो यहाँ पे योग ही तो करोगे। तो ये हो गया बेटा S30, है ना। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला, अंतिम पद दे ही नहीं रखा है, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा बेटा? n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। तो ये S30, 30 दिन का जुर्माना, ठीक है। 30/2 तो a प्लस n की जगह n, देखो a का मान रखोगे यहाँ पे। a का मान कितना है? a का मान है 200। a का मान कितना बेटा? 200 प्लस एन की जगह कितना लिखोगे? 30 - 1। डी का मान कितना है बेटा? 50, ठीक है।
बेस इसको सोल्व ही तो करना है। S30 इक्वल टू, है ना। हाँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से कितना कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन क्यों ले ना, लफड़ा हो जाएगा। तो आप तो देखो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 400 प्लस ये कितना हो गया बेटा। हाँ, आप देखो, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, और 50 को 1 से करोगे तो 50, 1500 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 1450। ठीक है, आगे बात में, तो 15 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1450 में आप 400 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1850। ठीक है, 1850 हो जाएगा। अब 1850 को 15 से गुणा कर दो, S30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा 15 से 0 5 5 5 7 आएगा ना। हाँ, 8 7 2। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप इस कार्य को 30 दिन के लिए आप विलम्ब करते हो तो 30 दिन के लिए जुर्माना कितना देना पड़ेगा बेटा 27,750 रुपये आपको कितना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। आगे बात सुनने बेटा, अगर 1 दिन के लिए कार्य को विलम्ब करते हो तो 200 रुपये, 2 दिन कार्य को विलम्ब करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 250 रुपये। तो 2 दिन के लिए जुर्माना कितना हो जाएगा, ये दूसरे दिन का 250 है, पहले दिन का 200 है, तो 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा बेटा ये 450 हो जाएगा। अगर 3 दिन के लिए विलम्ब करते हो तो जुर्माना कितना देना पड़ेगा 200, 1 दिन के लिए 250, दूसरे दिन के लिए 3, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। ठीक है, आगे बात सुन में, तो 750 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जुर्माना बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे दिन बीतते जाएंगे दिनों की संख्या बढ़ेगी, जुर्माना भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही आपको 30 दिनों के लिए जुर्माना कितना देना पड़ेगा बेटा 27,750। ठीक है, अब देखो, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है आपके सामने। ठीक है, इसने बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बेटा इसका कहने का मतलब है आपको 7 इनाम दिए गए हैं। ठीक है, हाँ 7 राशि है, टोटल है 700 रुपये है। ठीक है, टोटल कितना है 700 रुपये। अब इसने क्या बोला है, अगर मान लेते हैं पहले वाले को, जो पहले स्थान पे आएगा मान लेते हैं उसको 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले को इसने बोला है ना प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम है। पहले वाले को अगर 200 मिल रहा है तो दूसरे स्थान पे आने वाले को कितना मिलेगा 20 कम कर दो 180, फिर कितना मिलेगा बेटा 160, फिर कितना मिलेगा 140। ऐसे ऐसे 7 पुरस्कार है। ऐसे कितने हैं बेटा, ऐसे कितने पुरस्कार हैं 7 है। ठीक है, हाँ, इन सभी को जोड़ते हैं तो योग कितना आएगा बेटा 700 आएगा। योग कितना आएगा बेटा 700 आएगा। तो मतलब आपको ये दिया है, आपको क्या दिया है 7 राशियों के लिए 7 राशियों का योग दिया है। इसका मतलब आपके सामने ये S7 दिया है, S7 दिया है। ठीक है, S7 दिया है 700, 700 रुपये दिया है। ठीक है, अब देखो, देखिए इसने, अब मान लेते, अब आपको पता नहीं है ना पहला पुरस्कार कितने रुपए का है, आपको पता है क्या पहले पुरस्कार कितने का है, हमें पता नहीं है भाई। हमने मान लिया पहला पुरस्कार कितना है X रुपये का है। कितने रुपए का बेटा X का है। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है पहले वाले से 20 कम है, पहले वाले से क्या है 20 कम है। तो तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे पहले वाला कौन सा है, ये है। तीसरा पुरस्कार इस पहले वाले से भी कितना कम है 20 कम है। तो तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा बेटा A3। तो ये X-40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में, तो 3 निकाल ली तो यहाँ से हमने AP बन गई, यहाँ से क्या बन गई बेटा AP बन गई। ठीक है, AP बन गई। पहला पुरस्कार X रुपये का है, दूसरा इससे 20 कम है, ये बोल रहा है। हाँ, फिर तीसरा क्या होगा इससे भी 20 कम, तो इसमें से भी 20 कम करोगे तो 40, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखिए, हाँ, ऐसे पुरस्कार है कितने बेटा 7 पुरस्कार है। कितने पुरस्कार है बेटा 7 है।
तो ये देखो देखिए 7 पुरस्कारों का योग कितना देर का बेटा 700 देर का है। तो देखो देखिए आप देखो एस एन योग निकालने का फॉर्मूला ये होगा बेटा एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। अब देखो डी भी चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें डी भी चाहिए। अब इसने बोल रहा है 20 कम हो रहा है, 20 क्या है कम है, तो डी का मान क्या होगा, कम का मतलब माइनस हो गया ना, कम का मतलब क्या हो गया माइनस का। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, डी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम A2 माइनस A1। A2 का मान कितना बेटा x माइनस 20 और माइनस A1 का मान क्या है x, देखो ये x से x कट गया, तो d का मान कितना आ रहा है बेटा माइनस का 20। ठीक है बेटा 7 पदों का योगफल देर का है ना, तो योगफल का फॉर्मूला लगाया हमने। तो s की s7, n का मान कितना है बेटा 7 है, n बटा 2 7 बटा 2, 2 गुणा a का मान प्रथम पद कितना है x ही तो है, प्लस एन का मान कितना बेटा 7 माइनस 1, डी का मान कितना है बेटा माइनस का 20। आगे बात में तो S7 देर का है, कितना देर का आपको 700 इक्वल टू 7 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 2x है, प्लस ये कितना है 6 गुणा का 20। ठीक है अब देखो देखिए 7 को देखो देखिए मैं इसको बाग देखो देखिए कितना कॉमन आ रहा है क्या कॉमन ऊपर वाले में से, एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाले में से 2 कॉमन, पहले तो ये 7 गुणे में है तो इसको मैं भाग में भेज दूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे आ गया 2, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, आ रहा है बेटा इसमें से 2 है, 6 में से तोड़ के ले सकते हो 2, यहाँ पे x बच गया, 6 को तोड़ के आप क्या लिख सकते हो 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो, 2 तो बाहर आ गया तो 3 बच गया। हाँ तो ये 2 से 2 भी कट गया, ये 7 से पूरा कट रहा है 100 बारी। ठीक है 100 इक्वल टू 100 इक्वल टू इधर कितना आ रहा है x प्लस 3 गुणा माइनस का 20, ये आ रहा है बेटा, इधर 100 बच गया, इधर x प्लस 3 गुणा माइनस का 20, तो ये हो गया बेटा 100 इक्वल टू एक्स प्लस, ये 3 को अंदर गुणा करोगे तो कितना होगा बेटा माइनस का 60, ये माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आया है 160, x का मान कितना है 160, फिर x क्या माना था, x माना था हमने प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार कितने का है बेटा, प्रथम पुरस्कार है बेटा आपके सामने 160। ठीक है x का मान यहाँ पे रखोगे, हमेशा इसने बोला है ना प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम है, प्रथम पुरस्कार 160 का है, जो पहले स्थान पे आएगा उसको 160 रुपये मिलेंगे, दूसरे स्थान पे आएगा उसको कितना मिलेगा बेटा 140, तीसरे स्थान पे आएगा 20 कम ही तो करना है ना 120, है ना, फिर कितना आएगा बेटा 100 आएगा, फिर 80, फिर कितना आएगा बेटा 60 आएगा, तो 7 ही तो पुरस्कार होंगे, 3 6 और ये फिर कितना जाएगा बेटा 40। ठीक है इन सभी को योग करोगे, इसने बोला है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, इसका मतलब आपके सामने 7 पुरस्कार है, सातों पुरस्कार की आपको राशि पता करनी है ना, पहला पुरस्कार ये है ना, ये लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं लिख देता हूँ एक पुरस्कार, पुरस्कार ने से एक पुरस्कार से 20 कम है, ये दिया है ना, इसने बोला है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से, पहला पुरस्कार 160 है तो दूसरा पहले वाले से 120, 20 कम होगा तो 40, 40 से अगला पुरस्कार आएगा तो इससे 20 कम आएगा, 20 कम होगा, तो इसमें सातों पुरस्कार की राशि पूछी है, तो आगे बात सातों पुरस्कार आ गए आपके सामने, इनका योग करोगे तो 700 ही आएगा। ठीक है आगे चले फिर अगला सवाल देखो आप, इसने बोला है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है ये तो अच्छा काम सोचा लड़कों ने। ठीक है
लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, है ना, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब एक कक्षा है उसका एक सेक्शन कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो है उसका एक अनुभाग, कक्षा दो के मान लेते हैं 5 सेक्शन है ना, कितने सेक्शन है 5 है, प्रत्येक कितना पेड़ लगाएगा 2 सेक्शन, कक्षा तीन का 3 पेड़ लगाएगा, है ना, इत्यादि। ऐसा आपको कक्षा 12 तक चलना है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब एक कक्षा के 3 क्या है सेक्शन है, एक कक्षा के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। अब देखो देखिए जो प्रथम कक्षा है, कक्षा ओ एक मिनट, फर्स्ट कक्षा फर्स्ट कक्षा है ना, जो फर्स्ट कक्षा कक्षा का एक अनुभाग है ना, एक सेक्शन, बेटा एक कक्षा का एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, एक ही पेड़ लगाएगा, एक कक्षा का एक अनुभाग, अनुभाग का मतलब हो गया बेटा सेक्शन, है ना, पेड़ लगाएगा बेटा, एक कक्षा है, कक्षा की संख्या एक ही है, पहली क्लास है तो एक ही पेड़ लगाएगा। तो दूसरी क्लास दूसरी कक्षा का एक अनुभाग का पेड़ लगाएगा, जितनी क्लास की संख्या इसने बोला है ना। हाँ, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा की संख्या कितनी है बेटा 2 है, तो पेड़ भी कितना लगाएगा 2 लगाएगा। तीसरी क्लास है, तीसरी कक्षा का एक अनुभाग एक सेक्शन अनुभाग कितने से पेड़ लगाएगा बेटा 3। तो ऐसे ऐसे जाओगे आप, है ना। तो कितनी कक्षाएं आपके सामने 12 कक्षाएं, कितनी है 12 कक्षाएं हैं, ठीक है। टोटल कक्षाएं कितनी हैं 12 तक, है ना। तो 12 कक्षा का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 12 कक्षा है उसमें मान लेते हैं 5 सेक्शन है, लेकिन प्रत्येक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा, कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा, ठीक है। कक्षा की संख्या के क्या लगाएगा बेटा बराबर लगाएगा। क्या हो रहा है भाई तेरे, इच्छा नहीं है इसकी चलने की, लिखना चाहता है इससे लिख देते हैं आगे बात में। अब देखो देखिए इसने बोला है, इसने इसने बोला है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब जो पहली कक्षा है उसमें भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन 3 पेड़ हो गए, ठीक है। देखो देखिए तो यहाँ से देखो कक्षा फर्स्ट कक्षा, हाँ कक्षा ने फर्स्ट कक्षा के कुल पेड़ लिख देता हूँ, कक्षा के कुल पेड़, देखो देखिए एक, देखो फर्स्ट कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगी, लेकिन इसके 3 भाग है 3 सेक्शन है, तो बेटा सेक्शन ए है वो भी एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी है वो भी एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी है वो भी क्या लगाएगा एक पेड़ लगाएगा। तो कितने पेड़ होंगे बेटा 3। ऐसे सेकंड कक्षा है, सेकंड कक्षा के कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, देखो देखिए अब वो कहता है सेकंड कक्षा है ना, सेकंड कक्षा है कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, लेकिन सेकंड क्लास में इसने बोला ना प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है। बेटा जो सेकंड क्लास है उसके 3 सेक्शन है ए बी, दो दो पेड़ लगाएगा, हर सेक्शन दो दो पेड़ लगाएगा, तो कितने पेड़ हो गए बेटा 6 पेड़ हो गए ना। तो बेस यही तो है, सेकंड कक्षा के कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे 6। ऐसे ही थर्ड कक्षा है ना, थर्ड कक्षा के निकाल लेते हैं,
पेड़ कितने हो जाएंगे? हाँ, थर्ड कक्षा का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाता है, 3 सेक्शन है इसमें, तो कितने होंगे? पेड़ होंगे। ऐसे जाओगे आप, कक्षा 12वीं के बारे में बात कर लेते हैं सीधे, है ना। कक्षा 12 के कुल पेड़ कितने हो जाएंगे? 12 है। एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा तो इसमें भी 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ लगाएगा बेटा? 36 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा? 36 पेड़ लगाएगा। तो आपके सामने एक एपी बन गई, एक एपी बन गई। जो पहली क्लास है वो 3 पेड़ लगा रही है, दूसरी क्लास 6, तीसरी क्लास 9, है ना। ऐसे जाओगे तो 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 36। कितने पेड़ लगाएगी बेटा? 36 है। अब इसने बोला इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? बेटा ये कितने, कक्षा 1 3 पेड़ लगाएगी, कक्षा 2 6 पेड़ लगाएगी, कक्षा 3 9 पेड़ लगाएगी, सभी को ऐड करोगे तो इस स्कूल में जितने पेड़ लगाए वो उनकी संख्या आ जाएगी। ये है ना। तो यहाँ पे योग पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। अब बताओ देखिए, हाँ तो डी कितना आ जाएगा बेटा? डी तो है आपके सामने A2 - A1, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3। एन का मान कितना है? कक्षाएं कितनी है? 12 ही तो है। अरे 3 का पहाड़ा 12 तक बोल लो, उनको योग कर दो, है ना, यही तो है। तो आ जाएगा पूरा। एन का मान 12 है, जबकि आपके पास तो 12 पदों का योगफल पूछा है इसने, तो n/2 A+an होगा ना बेटा। एक फॉर्मूला तो ये होता है ना, n/2। अंतिम पद आपने निकाल ही लिया है। कक्षा 12 के कुल पेड़ कितने निकाल लिए? 36। तो अंतिम पद तो निकाल लिया है, तो 12, है ना, प्लस है, तो n का मान 12 हो गया। 12/2। प्रथम पद कितना है बेटा? 3। और अंतिम पद कितना है बेटा? 36। ठीक है, S12, तो ये कितना हो गया बेटा? 6, 39। ठीक है, आगे बात सुन में। S12, इस देखो 6 को आप 40 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 240 हो गया। उसमें से आप एक 6 कम कर दो, है ना, तो 234। तो कितने पेड़ लगाएंगे बेटा? 234 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे? पूरे 234 पेड़ लगाएंगे। वायु प्रदूषण रोकने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं? 234 पेड़ लगाएंगे। अरे बेटा नहीं है क्या, इसने बोला है कक्षा 1 का एक अनुभाग, एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का भी एक सेक्शन है, वो भी 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक सेक्शन है, कक्षा की संख्या के बराबर ही पेड़ लगाएगा। लेकिन उसने बोला है प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, तो ये कक्षा 1 है उसके 3 सेक्शन है, प्रत्येक एक ही पेड़ लगा रहा है, तो कितने पेड़ हो गए बेटा? 3 पेड़ हो गए। कक्षा 2 है, हाँ कक्षा 2 है, वो प्रत्येक सेक्शन, इसके भी 3 सेक्शन है, वो भी प्रत्येक सेक्शन 2 2 पेड़ लगाएगा, तो कितना पेड़ हो गए? 6 पेड़ हो गए। कक्षा 3 है, संख्या के बराबर, तो एक सेक्शन 3 पेड़ लगा रहा है, तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 9, तो ऐसे ही 12 है ना, तो 36 पेड़ लगाएंगे, तो एक सीरीज बन गई। तो इसका कुल योगी तो पूछा है इनका, पद कितने? टोटल 12 ही तो क्लास से हैं, है ना, 12 ही तो क्लास से हैं, तो 12 पदों का योगफल पूछा है। ठीक है, चलिए फिर आगे। हाँ बेटा, हाँ जी, देखो अगला सवाल। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, है ना, केंद्र से प्रारंभ करना है, ठीक है, ए से प्रारंभ करते हुए, हाँ, बारी बारी से बी को लेते हुए त्रिज्याएं खींचनी है। 0.5, 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटी वाले ऊर्ध्वाधर अर्धगोले को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल 22, ये क्या आ गया भाई? है नहीं भाई, लंबाई है बेटा, कुल लंबाई क्या है ना, कुल 22 नहीं है यहाँ पे बेटा, कुल लंबाई पूछा है इसने। देखो लंबाई, ठीक है, यहाँ पे भी ये नहीं, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ इधर देखोगे,
देखो अब इसने बोला है इसकी केंद्र ए लेना है पहले, फिर बी लेना है, फिर ए लेना है वाले अर्धवर्तों की लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो देखिए जैसे मान लेते हैं 13 अर्धवर्त बना रहा है, 13 क्या बना रहा है, अर्धवर्त बना रहा है। देखो देखिए इसने बोला है दो बिंदु है ए और बी है। ठीक है, हाँ पहले हम ए बिंदु से अर्धवर्त बना देते हैं, फिर क्या बनाएंगे बिंदु बी से। ठीक ऐसे है ना, बिंदु बी को मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, बिंदु बी से हम अर्धवर्त ऐसे बनाएंगे, बिंदु फिर सी से आप बनाओगे ऐसे। अब त्रिज्या पहले तो आपको त्रिज्या 1.5 लेनी थी, पहले त्रिज्या आपको 1.5, हाँ पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेटा, बी से, ए से कर रहा है ना, ए से प्रारंभ। पहले तो त्रिज्या ले रही है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 0.5 है। अब वो बी से प्रारंभ कर रहा है, ए तक कर दिया, अब यहाँ से बी से प्रारंभ कर रहा है यहाँ तक, है ना, नीचे नीचे की साइड और करता है। ठीक है ऐसे, ठीक है, हाँ बी से प्रारंभ करता है, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाती है बेटा 1, फिर वापस ए से प्रारंभ करता है ऐसे, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाती है बेटा 1.5, है ना। तो ऐसे करके आपको देखो देखिए 13 बना रहे हैं ऐसे, कितने अर्धवर्त बना रहे हैं बेटा 13 अर्धवर्त बना रहे हैं। ठीक है, देखो देखिए इसने बोला है बारी बारी से जो पहला अर्धवर्त बनता है उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, जो पहला अर्धवर्त है ना, देखो देखिए 13 अर्धवर्त बना रहे हैं। ठीक है, जो पहला अर्धवर्त है ना, बेटा पहला अर्धवर्त बना रहा है तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1 है, तो ये कितनी हो जाती है बेटा 0.5 है। हाँ, दूसरा अर्धवर्त बना रहा है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 1, तीसरा बना रहा है उसकी कितनी हो जाएगी बेटा 1.5, और चौथा बना रहा है उसकी कितनी हो जाएगी बेटा 2, यहाँ तक ही है। हाँ, तो ऐसे ही क्या बना रहा है बेटा 13, ऐसे ही कितना बना रहा है ये 13 बना रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ 13 अर्धवर्त बना रहे हैं, 13 क्या बना रहे हैं अर्धवर्त बना रहे हैं। अब देखो देखिए, हाँ अब इसने बोला है इसकी जो सर्पिल बनाया है 13 अर्धवर्तों का जो सर्पिल बनाया है उसका योग पूछा है। देखो देखिए बेटा आपको है ना 13 अर्धवर्त बनाए हैं, देखो एक तो ये है ना, इसकी त्रिज्या तो है आपके सामने 0.5 है, दूसरा अर्धवर्त ये है इसकी त्रिज्या 1 है, तीसरा अर्धवर्त ये है जिसकी त्रिज्या 1.5 है, चौथा अर्धवर्त ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 है। ठीक है, तो ऐसे 13 अर्धवर्त बनाए गए हैं। ठीक है, कितने बनाए गए हैं 13। ठीक है, तो इसका मतलब है एन का मान कितना हो जाएगा आपके सामने, एन का मान कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। बताओ देखिए अर्धवर्त है, देखो देखिए इसका जो परिमाप क्या होता है ना, परिमाप ही तो पूछा है इसकी लंबाई। बेटा एक सर्कल बनाया गया है ना, एक सर्किल बनाया गया, मान लेते तार का एक सर्किल बनाया गया है इतना, हाँ है ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, ये अर्धवर्त है। अरे पूरा ये पूरा वर्त होता है उसकी परिधि कितनी होती है 2πr होती है। हाँ, तो अर्धवर्त है इसका आधा करोगे πr हो जाएगा, तो ये पहला अर्धवर्त है तो इसका कितना हो जाएगा बेटा πr1 है, ये दूसरा अर्धवर्त है इसका πr2 हो जाएगा, नहीं त्रिज्याएं तो अलग है। तीसरा अर्धवर्त है इसकी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई का मतलब हो गया अर्धवर्त का परिमाप πr3, ये कितना हो जाएगा बेटा πr4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। देखो देखिए बेटा यहाँ से आपके सामने एक एपी बन गई, जो पहला अर्धवर्त है उसका परिमाप कितना हो जाएगा πr1, दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा πr2, तीसरे का कितना हो जाएगा πr3, ऐसे जाओगे है ना, अंतिमवा कितना हो जाएगा πr13। 13 अर्धवर्त है बेटा, 13 अर्धवर्त है। हाँ बेटा सभी का आप परिमाप जोड़ोगे तो पूरे इस तार की लंबाई आ जाएगी बेटा 13 अर्धवर्तों से मिलकर ही तो बना है, ये 13 अर्धवर्तों से मिलकर ही तो बना है। हाँ, अब इनकी सभी को आप जोड़ोगे, इनको सभी को आप जोड़ोगे ऐसे प्लस सभी को जोड़ोगे बेटा, ये पहला अर्धवर्त है इसकी लंबाई जोड़ोगे, जो दूसरा अर्धवर्त है इसकी भी लंबाई जोड़ोगे,
तो तीसरा अर्धवर्त है, इसकी लंबाई जोड़ोगे। चौथा अर्धवर्त है, इसकी लंबाई जोड़ोगे, इसकी लंबाई जोड़ोगे तो पूरे सर्किल की लंबाई आ जाएगी, है ना बेटा। जो पूरा जो ये बना रखा है, क्या बना रखा है इसने, एक सर्पिल बना रखा है, इसकी पूरे सर्पिल की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, हाँ। तो 13 अर्धवर्तों को जोड़ोगे तो इसकी पूरी की लंबाई आ जाएगी। पाई में कॉमन ले लेता हूँ, पाई सभी में कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे बच गया R13। ठीक है, अब देखो देखिए पाइए R1 का मान कितना है, देखो देखिए R1 का मान कितना है। पहले वर्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, 0.5 है, प्लस दूसरे वर्त की त्रिज्या कितनी है, 1 है, 1.0 का मतलब 1 ही। तीसरे की कितनी है, 1.5 है, फिर कितनी है, 2। ऐसे जाओगी तो 13वीं की तो आपने निकाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकाल भी सकते हो वरना रहने दो। अब देखो देखिए इन पदों का आपको योगफल निकालना है ना। क्या करना है, इन पदों का क्या निकाल लेते हैं हम, योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, इन सभी को जोड़ोगे तो ये योगफल ही तो है। और कितने पद है, ये 13 ही तो है। अरे बेटा कितने पद है, ये 13 ही तो है। ठीक है, 13 ही तो पद है इसमें। देखो देखिए इनका योगफल निकालोगे तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका योगफल निकालोगे ये तो होता है SN इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n-1 कोष्ठक d। बेटा ये 13 पद है तो इनका योगफल निकालोगे, इस फॉर्मूले से ही निकालोगे ना बेटा, इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो ये 13 पद है, तो 13 पद का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n बटे 2 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। बेटा ऐसे 13 अलग से निकाल के यहाँ पे भी रख सकते हो, मैं यहाँ से सीधा कर रहा हूँ। पाई का मान रख देते हैं 22/7, है ना। n का मान कितना है, 13 ही तो पद है। 2 गुणा a, प्रथम पद कितना है बेटा, 0.5 है, प्लस n का मान कितना है, 13-1 गुना डी का मान कितना है। डी बेटा अंतर कितने का आ रहा है, डी निकाल लोगे यहाँ पे। डी कैसे निकालोगे, R1 R2 माइनस R1। R2 कितना है बेटा, एक, एक में से 0.5 आएगा तो कितना आएगा बेटा, 0.5 ही तो आएगा, 0.5। तो ये हो गया 0.5। ठीक है, इसको सोल्व करना, 22/7 है। ये देखो देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। किससे 2 कॉमन आएगा, देखो देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 0.5 बच गया, 2 कैसे कॉमन लिया बेटा, 13 में से 1 घटाओगे 12, है ना। 13 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 12। 12 को तोड़ सकते हो आप, 6 × 2, तो 2 तो मैंने 12 ले लिया, तो कितना बच गया, 6। ठीक है, अब देखो लीजिए इसको कहाँ सोल्व करे, जगह ही नहीं बची है। चलो ठीक है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। भाई चल, हम्म, देखो देखिए, हाँ 22/7 है ये, 2 से 2 काट दिया आपने, 13। अब देखो देखिए ये कितना बच गया अंदर, 0.5 है, प्लस 6 को करोगे इसको 3 हो गया है। अरे 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, 22/7 गुणा 13, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3.5, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो गया, 7 से ये 5 बार ही कट गया, 5 से ये 2 बार ही कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार। तो आंसर कितना है बेटा, 11 गुणा 13, तो कितना गया, 341। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में है, तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 13 वर्तों की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, आपके सामने 143। सर्पिल की लंबाई पूछी है इसने, तो ये होगी बेटा सर्पिल की लंबाई। देखो देखिए बेटा, मैं आपको एक बार इसको वापस समझा देता हूँ कैसे आएगा ये। देखो देखिए,
क्या बोला इसने, देखो देखिए इसने बोला है आपको, देखो सिक्स ए से स्टार्ट करना है, ठीक है, ए से स्टार्ट किया है। ओहो, हम्म, अब इसने बोला है ए से स्टार्ट करना है, एक अर्धवृत्त खींच दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है दूसरा अर्धवृत्त है, फिर तीसरा ये हो गया, चौथा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको 13 अर्धवृत्त खींचने, 13 क्या खींचने, अर्धवृत्त खींचने। तो आपको एक एक सर्पिल बन जाएगा। सर्पिल बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा बेटा, 13 अर्धवृत्तों से मिलकर बने होगा। तो इनका योग ही तो पूछा है भाई, इस पूरे तार का योग कैसे निकालोगे, 13 अर्धवृत्तों को आप जोड़ दोगे। तो ये पहला अर्धवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 13वां हो गया, ठीक है। इसमें से मैंने पाई कॉमन ले लिया। आपको पता है पहले अर्धवर्त की तीजे दे रखी, दूसरे की दे रखी, तीसरे की, 13वें की निकाल सकते हो अंतिम पद ऐसे, वरना रहने दो आप हटो, ठीक है। हाँ, अब देखो इनका योग निकालना है। योग निकालने का फॉर्मूला बेटा ये होता है एन बटा दो, टू ए एन प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। तो आपको पता है ये टोटल कितना है, 13 ही तो है। ये टोटल कितने हैं, टोटल 13 ही तो है, 13 ही तो अर्धवर्त है। एन का मान 13 रख दिया, ए का मान 0.5 है, एन माइनस डी। तो यहाँ पे सोल्व किया है तो 13 अर्धवर्तों का कितना आ जाएगा ये, 13 अर्धवर्त होगा। तो उस पूरे तार की लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, इस सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, 143 सेंटीमीटर। चले फिर आगे, आखिर के दो सवाल है आज। देखो देखिए, बोला है 200 लट्ठे की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। बेटा ये नीचे वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, 20। इसमें कितने हैं, 19। फिर कितने आ रहे हैं, 18। तो ऐसे ऐसे रखे गए, पहले 19, पहले 20, फिर एक ही की कमी तो कर रहा है, 20 थे, फिर 19 है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ है, उससे अगले वाली में 19 है, उससे अगले वाली में 18 है ना। तो ऐसे 200 लट है, टोटल कितने आएंगे, देखो देखिए एक एपी बन गई। पहली पंक्ति में तो कितने हैं बेटा, 20 है, दूसरी में कितने हैं, 19 है, तीसरे में कितनी है, 18। ऐसे जाओगे, इन सभी का योग है, इन सभी का योग है ना, सारे लट्ठों को जोड़ोगे तो ये 200 लठ आएंगे। कितने लठ आएंगे बेटा, 200 लठ आएंगे। तो ऐसे 200 दे रखा है भाई, सभी लट्ठों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 200 तो आएगा। पहली पंक्ति को जोड़ोगे, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है, फिर 17 आएगा। तो इसने बोला है 20 200 लट्ठों को इसमें जमाया है, इस क्रम के अनुसार जमाया है। अब इसने बोला है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, पंक्तियों की संख्या पूछिए, 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, है ना। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट आएंगे, ऊपर वाली पंक्ति का मतलब हो गया अंतिम पंक्ति, बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जो ऊपर वाली लास्ट वाली पंक्ति है ना, ए अन वाली, है ना। तो इसने पूछा है, देखो एक तो पूछा है ये 200 लट्टे कितनी पंक्ति में रखे गए, ये एक पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी है, मतलब आपको एक तो अन का मान पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ रखे गए। तो देखो पहले पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है। तो अंतिम पंक्ति सबसे ऊपर वाली मतलब अंतिम पंक्ति आएगी, ये लास्ट वाली पंक्ति आएगी, इसमें कितने लठ रखे गए। तो इसका मतलब आपको एन भी पूछा है, ठीक है, दो चीज पूछी है। अब देखो देखिए एन का मान निकाल सकते हो यहाँ से। आपको पता है ए का मान कितना है बेटा, 20 है। तो डी का मान कितना है बेटा, A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा, 19 में से 20 निकालोगे तो डी का मान कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ जी। अब देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए इसने दिया है, देखो देखिए ए एन निकालने के लिए बेटा, ए एन निकालने के लिए आपको क्या क्या औजार की आवश्यकता पड़ेगी, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। देखो देखिए ए तो है आपके पास, डी, डी नहीं है, देखो डी भी है, एन नहीं है, क्या नहीं है, एन नहीं, एन पूछा है इसने, पूछा है ना, इस 200 लट्टे जमाने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपसे एन पूछा है, तो एन कैसे निकालोगे, इसने दिया है, हाँ टोटल योग दिया है, योग दिया है बेटा आपको एस एन, योग का फॉर्मूला ये होता है
कोष्टक डी। ठीक है। हाँ, तो ये योग दिया है 200 है, योग कितना है बेटा 200 है। एन का मान आपको निकालना है भाई, पंक्तियों की संख्या तो निकालोगे ना। यहाँ पे देखो, देखिए टू ए का मान कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी का मान कितना है बेटा माइनस का 1। ठीक है। हाँ। देखो देखिए, दो को मैं डिवाइड, देखो इधर से कॉमन नहीं आ रहा है दो, तो इसको इधर ही बेचना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 एन। ये कितना हो गया बेटा 40। अब देखो देखिए, माइनस के एक को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक को अंदर मल्टीप्लाई, एक को आप एन से करोगे तो एन होगा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का एन। एक को आप माइनस के एक को माइनस के एक से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक होगा ना बेटा। ठीक है, गया 400 इक्वल टू एन। ये हो गया, देखो देखिए ब्रैकेट को खोलोगे आप तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और प्लस प्लस ही होगा। ठीक है। हाँ। तो आप देखो देखिए एन का मान कितना आ गया, देखो देखिए यहाँ से 400 इक्वल टू एन। देखो देखिए ये 40 और एक कितना हो गया बेटा 41 हो गया, 41 माइनस एन। इस एन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई आपत्ति। तो ये हो गया 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। तो आपके सामने एक द्विघाती इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे तब क्या होगा। अब बेटा इसको द्विघाती इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एन का मान आ जाएगा आपके सामने, किसका मान आ जाएगा एन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्रम से जमा देता हूँ, इसको उठा के सभी को उठा के इधर लेके आऊंगा। तो ये माइनस का है, ये किस में बन जाएगा बेटा प्लस का। ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस का। अरे ये पहले से इधर बैठा है तो ये प्लस का प्लस में रहेगा, उधर कितना बच गया जीरो बच गया। तो ये एक द्विघाती इक्वेशन आ गई, इसको आप सोल्व करोगे तो एन का मान आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, द्विघाती इक्वेशन है, इसको हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक द्विघाती इक्वेशन आई थी बेटा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 वायर माइनस 41 एन है प्लस 400, है ना। वो देखिए इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो है। अब देखो देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणनखंड विधि से करेंगे, गुणा करने पर ए गुणा सी, ए गुणा सी। एक का मान कितना एक को 400 से करोगे 400, और जोड़ने और घटाने पर बी का मान देखा जाता है। बी का मान कितना है बेटा माइनस का 41। तो 400 को आप ऐसे तोड़ो कि माइनस का 41 बन जाए, कितना बन जाए बेटा माइनस का 41। दो का भाग जाएगा बेटा 200, फिर दो का भाग जाएगा तो कितना आएगा 100, फिर दो का भाग जाएगा तो 50, फिर दो का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 5। अब देखो देखिए ये कितना हो गया, दो को दो से किया चार, चार को दो से किया आठ, आठ को दो से किया 16, ये तो हो गया 16, और ये कितना हो गया 25। 16 और 25 कितना होता है, हाँ हो गया। देखो देखिए माइनस का 16 लोगे और माइनस का 25 लोगे तो माइनस का 41 बन गया ना, है ना। तो इसके दो टुकड़े किए हमने, है ना, माइनस का 16 और प्लस का नहीं माइनस का 25। ठीक है, तो आपने देखा है माइनस का तो 16 लेना पड़ेगा 16 एन, और माइनस का कितना लेना पड़ेगा 25 एन प्लस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, आगे बात में तो ऊपर वाले इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा एन माइनस 16। इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ 25 कॉमन ले लूँ मैं प्लस का, 25 कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस का एन बच गया। ये 25 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा बेटा 25 चौक 100, 16 बच गया, कितना बच गया बेटा 16। अब देखो देखिए हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने, हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने। लफड़ा कहाँ पे फंस रहा है बेटा, देखो ये प्लस का आ रहा है ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस ये माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का आ रहा है, तो विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, तो विपरीत चिन्ह आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके,
अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, है ना। इनको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट कॉमन आ गया तो n, इसमें से ये कॉमन आ गया तो माइनस का 25, ठीक है। इक्वल टू कितना चल रहा है, 0, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो n का मान देखो, देखिए इसको भी आप 0 के बराबर रखोगे, दोनों को आप 0 के बराबर रखोगे, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, प्लस का 16, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में, तो n माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। तो n का भी मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो n के दो मान हैं, n के कितने मान हैं, दो मान हैं, ठीक है। अब देखो, देखिए n के दो मान हैं, तो अब देखो आपको क्या ज्ञात करना था, ओहो, आपको क्या ज्ञात करना था, n के, देखो n का मान पूछा है, इसमें पंक्तियों की कितनी संख्या हो सकती है, इसमें पहली पंक्ति है, दूसरी है, तीसरी है, तो n के दो मान आए हमारे, एक तो कितना आया 16 और एक कितना आया बेटा 25 आया है, ठीक है। अब देखो, देखिए इसने पूछा है अंतिमवा पद ज्ञात करो, अंतिमवा पद ज्ञात करो। तो n की जगह मैं एक बार 25 रख के देखता हूँ, n की जगह कितनी बार रख के देखता हूँ, 25। a का मान आपको पता है 20 है, 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा, माइनस का 1। तो ये हो गया a 25, 20 प्लस ये कितना हो गया बेटा 24, 24 को आप माइनस के 1 से गुणा करोगे तो a 25, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 24 हो जाएगा। 24 को आप 1 से गुणा करोगे 24, लेकिन माइनस प्लस माइनस, तो 25वीं पंक्ति रखते हो तो माइनस का 5। अब एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, पहली पंक्ति है इसमें लट आ सकते 20, दूसरी में 19 आ सकते, तीसरे में 18 आ सकते हैं, ऐसे जैसे मान लेते हैं 25वीं पंक्ति आ जाए। अरे ज्यादा से ज्यादा पंक्ति मान लेते, ज्यादा से ज्यादा लेट कितने रख सकते हो, ऊपर एक रख सकते हो, एक से कम थोड़ी रख सकते हो, है। ज्यादा से ज्यादा देखो कम से कम आप एक लट रख सकते हो, और 20 है, फिर 18 रख, 19 रख सकते हो, फिर 18, 17, 16, 15, 9, 8, 7, 6, है ना, 5, 4, 3, 2, 1, एक रख सकते हो कम से कम, है ना। इससे तो कम रख ही नहीं सकते, जीरो तो रख ही नहीं सकते लट, ठीक है। तो इसका मतलब है माइनस में तो लठों की संख्या आ ही नहीं सकती, पंक्तियों की संख्या देखो 25वीं पंक्ति में कम से कम लट कितने रख सकते हो, जीरो, एक रख सकते हो, माइनस में तो नहीं आएगा। तो ये जो 25 है ये पॉसिबल नहीं है, एन का मान ये 25 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो देखिए मान है ये, देखो देखिए इसने बोला है ना अंतिमवा पद ज्ञात करो, अंतिमवा पद ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, अंतिमवा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, हाँ। तो 25 रखते हो यहाँ पे एन का मान, तो ये हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो ये 25 रखते हो यहाँ पे, तो ये 20 प्लस 24 गुणा माइनस का 1, ठीक है, 20 माइनस 24। तो अब 5 देखो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कम, कम से कम एक हो सकती है, एक से तो कम होगी नहीं, इसलिए एन का मान 25 संभव नहीं है, एन का मान क्या है 25 संभव नहीं है। अब हम रखेंगे एन बराबर 16, एन बराबर कितना रखेंगे बेटा 16 रखेंगे, दो ही मान है तो 16 रखते हैं, 16 पंक्तियां लेते हैं, इसमें 16 पंक्तियां लेते हैं। तो ये ए का मान तो फिक्स है 20 है, प्लस 16 माइनस 1 गुणा माइनस का 1, ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया बेटा 15 गुणा माइनस का 1। तो ये हो गया 16वीं पंक्ति में कितने लट आ रहे हैं, माइनस का 15, माइनस 15 कितने आ रहे हैं ए 16। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट आ रहे हैं बेटा आपके सामने 5, ठीक है, कितने लट आएंगे 5 आएंगे। तो इसने पूछा है दो चीज पूछी, इसने इसने पूछा है 200 लट्टों के लिए कितनी पंक्तियां रखें, तो कितनी पंक्तियां रखनी पड़ेगी आपको 16, इस क्रम से रख रहे हो तो आपको 16 कर, पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17, तो ऐसे आपको 16 पंक्तियां रखनी पड़ेगी। तो इसने पूछा है अंतिम पंक्ति में, तो देखो देखिए बेटा इसने दिया है योग दिया है ना, टोटल योग है, अरे टोटल लट कितने हैं 200 है, तो योग दिया है, तो योग का फॉर्मूला लगा लिया मैंने। तो लट है टोटल, एन का मान आपको पता नहीं है कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, तो आप देखो देखिए
ए का मान तो पता है, पहली पंक्ति में 20 लट है, तो डी का भी मान पता है, दूसरी में 19 है, तो 19 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसे आपके सामने एक द्विघाती इक्वेशन बन गई। अब इस द्विघाती इक्वेशन को सोल्व करोगे तो n के 2 मान आएंगे, दोनों ही प्लस में आ रहे, माइनस में आ जाता तो यहाँ से किस्सा ही खत्म हो जाता, क्योंकि माइनस में पंक्तियों की संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं n का मान 25 रखा, भाई अंतिमवी पंक्ति में देखते हैं लट कितने आएंगे, है ना। अगर मान लेते पूरी पंक्तियां हैं 25 है, 25 है, ये पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18, ऐसे 25वीं पंक्ति में देखा है, तो 25वीं पंक्ति में माइनस का 5 लट आ रहे, भाई माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता, लटों की संख्या कम से कम 0 हो सकती है, तो ये मान संभव नहीं। तो अब हमने n का मान कौन सा लिया है, 16 है, तो n का मान 16 रखा है, तो अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 16 है, तो इसमें कितनी 16 पंक्ति आएगी, और 16वीं पंक्ति में कितना आएगा, जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने लट आएंगे बेटा, 5 आएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, आप जमाते जाओगे, पहले 20 जमाया, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, जैसे आप 16 पंक्ति जो जमाओगे, हाँ, तो 16 पंक्ति जमाओगे तब तक पूरे 200 लट हो जाएंगे, और अंतिम पंक्ति में कितने लट आएंगे बेटा, 5 आएंगे। ठीक है, चले फिर आगे। आखिरी सवाल इसमें, अब देखो, देखिए ये क्या बोलती है। हाँ, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। ये पहला आलू है यहाँ पे, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 आलू है यहाँ पे। ठीक है, ये पहले आलू से कितने मीटर दूरी पर रखी है, 5 मीटर दूरी पे रखी है। ठीक है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तीन तीन देखो, देखिए ये आलू रख दिए यहाँ पे, दूसरा आलू इससे 3 मीटर दूर, तीसरा आलू इससे 3 मीटर दूर, चौथा आलू इससे 3 मीटर दूर है ना। तो रेखा पर 10 आलू रखे गए, 10 आलू है टोटल। ठीक है, हाँ, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। अब क्या करती है, प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, जो पास वाले आलू है इसको उठाती है, और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। अब ये क्या करती है, देखो देखिए बेटा, आपने समझा है क्या। अरे यहाँ पे बेटा एक बाल्टी बना रखी है, पहला आलू है इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है ना, यहाँ पे एक आलू है, तो यहाँ से लड़की की दौड़ती दौड़ती भागती, इस आलू को उठाएगी, है ना, इस आलू को उठा के वापस दौड़ती दौड़ती आएगी, इसमें बाल्टी में डाल देगी। अब क्या करेगी, दूसरा आलू उठाएगी, है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी, दूसरा आलू लिया हाथ में, इसको वापस भागती भागती आएगी, इसको इस बाल्टी में डाल देगी, है ना। तो ये सर्किल चल रहा है इनका। हाँ, तो ऐसे ये 10 आलू उठाती है। ठीक है, हाँ हाँ, अब देखो, देखिए उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और तब तक ऐसा करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखो, देखिए इसका मतलब ये है, देखो अब तो मेरे को एक बात बताओ, बाल्टी है यहाँ पे, ये इसका दौड़ का पथ है, पहला आलू यहाँ पे बैठा है, पहला आलू यहाँ है, दूसरा आलू यहाँ है, तीसरा आलू यहाँ है, चौथा आलू यहाँ है, पांचवा आलू यहाँ। देखो देखिए, पहला आलू यहाँ से बाल्टी से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। ये दूरी बेटा 3 3 है इनके बीच में, ये भी 3 है, एक आलू दूसरे आलू से 3 मीटर दूरी पे है। ठीक है, 3 है। तो देखो देखिए, पहला आलू बाल्टी से दूरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाल्टी से दूरी में पहला आलू, भाई पहला आलू बाल्टी से कितनी दूरी होगा, पहला बाल्टी से कितनी दूरी पे है बेटा, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर दूरी पे है। ठीक है, अब दूसरा आलू कितनी दूरी पे होगा, बाल्टी से देखना है, दूसरा आलू यहाँ पे है बेटा, तो दूसरा आलू कितना हो जाएगा, ये दूरी टोटल हो जाएगी बाल्टी से, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8, 5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 मीटर दूरी पे। तो तीसरा आलू कितना हो जाएगा बेटा, तीसरा आलू,
तो तीसरा आलू कितनी दूरी पे है बेटा, यहाँ पे बैठा है। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, तीसरा आलू बाल्टी से दूरी देखो इसकी, तो ये 5 है, ये दूरी 3 है, और ये भी दूरी कितनी है, 3 है ना। 5 11 मीटर होगी बस में। अब क्या करती है, अब देखो देखिए ये क्या करती है, यहाँ से भागती है, एक आलू को उठाती है ना, एक आलू को उठाएगी, वापस आएगी। तो अब देखो दूरी डबल होगी। पहले तो यहाँ पे देखो देखिए, इस आलू को यहाँ पे आई, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे गई, इस आलू को उठाया, फिर यहाँ से दौड़ती दौड़ती हुई वापस आई। तो अब देखो देखिए, तो टोटल दूरी दोगुनी हो जाएगी बेटा। पहले तो देखो देखिए यहाँ से जाएगी बेटा, पहले आलू को उठाएगी, पहले आलू को यहाँ से उठाएगी, पहले तो जाएगी इसको, तो 5 मीटर चली, उठाया, फिर वापस आएगी, फिर 5 मीटर चलेगी। तो पहले आलू को उठाएगी तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। अगर ये दूसरे आलू को उठाती है, दूसरा आलू कितने मीटर दूरी पे है, देखो दूसरा आलू 8 मीटर दूरी पे है, कितने मीटर दूरी पे है, 8 मीटर। फिर ये यहाँ से जाएगी, दूसरे आलू को उठाएगी, फिर वापस आएगी, तो पहले 8 मीटर गई, फिर वापस आई 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 मीटर हो जाएगा ना। तो ऐसे करती है ये, ठीक है। अब इसमें दिमाग तो है नहीं भाई, है ना, लड़कियों में वैसे ही दिमाग होता नहीं है भाई, सभी आलूओं को उठा के एक साथ लेके आ जाए, लेकिन नहीं, पहले जाएगी, एक आलू को उठाएगी, उसको वापस बाल्टी में जाएगी, डालेगी, है ना, फिर दूसरा आलू के लिए जाएगी, उसको वापस उठा के आएगी, जब फिर बाल्टी में डालेगी। तो ये है, ये सर्किल चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो देखिए, जब तक पूरे आलू खत्म नहीं हो जाए, जब तक पूरे आलू, तो 10 ही तो आलू है, आलू कितने हैं बेटा, 10 है, ठीक है। अब बताओ देखिए आगे। हम्म, देखो देखिए, अब बताओ देखिए, पहला आलू, देखो देखिए पहला आलू, देखो देखिए, पहला आलू उठाने के लिए कुल दूरी, पहला आलू उठाने के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 5 मीटर तो वो जाएगी, 5 मीटर वापस आएगी, तो 10 मीटर दूरी तय करेगी। पहला आलू उठाने के लिए 10 मीटर दूरी तय करेगी। तो दूसरा आलू उठाने के लिए कितनी दूसरा आलू उठाने के लिए दूरी, कितनी दूरी तय करेगी, हाँ, दूसरा आलू कितनी दूरी पर है बेटा, दूसरा आलू है 8 मीटर दूरी पे है, तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर आएगी, तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 मीटर। तो ऐसे ही तीसरा आलू हो जाएगा, तीसरा आलू खाने के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, तीसरा आलू, तो देखो देखिए 11 मीटर तो जाएगी, और 11 मीटर क्या आएगी बेटा, आएगी वापस, ठीक है। तो तीसरा आलू उठाने के लिए वो 11 मीटर जाएगी, और 11 ही वापस आएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 22 हो जाएगी। तो एक सीरीज बन गई आपके सामने, एक सीरीज पहली तो है 10, फिर 16, फिर कितनी आ गई, 22, ऐसे। तो ये पहला आलू उठाने के लिए 10 मीटर चलेगी बेटा, पहला आलू उठाने के लिए देखो 5 तो जाएगी, 5 वापस आएगी, 10 मीटर हो गया। दूसरा आलू उठाने के लिए देखो देखिए, दूसरा आलू कहाँ तक है, देखो आप ये बताओ मेरे को, दूसरा आलू कहाँ है, देखो दूसरा आलू कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये दूरी कितनी है, देखो 5 और 3 कितना है, 8 है। तो दूसरा आलू उठाने के लिए 8 मीटर जाएगी, फिर वापस आएगी। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वो 16 मीटर की दौड़ लगाएगी। और तीसरा आलू उठाने के लिए देखो देखो देखिए कितना दूरी होगी, तीसरा आलू आपके सामने यहाँ पड़ा है, तो तीसरा आलू कितने मीटर, देखो देखिए यहाँ से वापस आ गई, तीसरा आलू उठाने के लिए देखो कितने मीटर दूरी होगी, 11 होगी, कितनी होगी बेटा, 11। तो ये 11 मीटर जाएगी, आलू को लेगी, फिर इसको वापस आएगी, तो 22 मीटर हो गया ना। अब इसने पूछा है, ऐसे ये 10 आलूओं को उठाती है, कितना, 10 आलू तक क्या करती है, इसको उठाती है। तो इसने पूछा है कुल दौड़ कितनी लगाएगी, तो मतलब पहले आलू उठाने के लिए 10 लगाएगी, दूसरे आलू के लिए 16, तीसरे के लिए 22 लगाएगी, ऐसे इन सभी का योग पूछा है। तो टोटल दूरी आएगी बेटा, इन सभी का योग कर देंगे, तो 10 आलू को उठाने के लिए टोटल दूरी आ जाएगी ना, है ना। हाँ, तो टोटल दूरी तो एस 10 पूछा है, 10 आलू को उठाने के लिए एन का मान कितना है बेटा, 10, क्या होता है 2a, ए का मान कितना है बेटा, 10, प्लस 10 - 1 कोष्टक डी का मान कितना है, 6 तो है, का मान कितना है बेटा, 6, एस 10 ना, मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ इसको, ये हो गया 5, ये कितना हो गया बेटा 20,
प्लस ये कितना हो गया बेटा 9 माइनस 2 9 गुणा 6। ठीक है। हो गया ये 5 हो गया 20 प्लस 54। ठीक है। तो आपके सामने इसका आंसर कितना आएगा बेटा 5 गुणा 20 और 54 74। ठीक है। देखिए बेटा पूरी दौड़ कितनी हो जाएगी इसकी 370 मीटर हो जाएगी। प्रतियोगी द्वारा चली गई तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 370 हो जाएगी। अरे बेटा ये बात सुन में ठीक है। देखो देखिए इसको थोड़ा सा और देख लो बेटा। वो बाल्टी से वो क्या करती है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला आलू यहाँ पे जाती है, पहला आलू जहाँ पे पहला आलू मिलता है उसको उठाती है, वापस बाल्टी में डालती है। फिर क्या करती है, वापस यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरा आलू लेती है हाथ में, एक ही आलू चलता है उसे, बहुत भारी है ना। हाँ, तो उसको लेती लेती है वापस, फिर उसको बाल्टी में डालती है। फिर क्या करती है, डालने के बाद फिर जाती है तीसरा आलू लेने के लिए। तो अब बताओ देखिए उसकी दूरी डबल होगी, जाती है आती है। तो वही है, पहला आलू लेने के लिए, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे है ना। तो लेने जाएगी, 5 मीटर चली, हाथ में उठाया है, वापिस आएगी तो 5 फिर चली ना। तो एक आलू को उठाने के लिए वो 10 मीटर की दूरी चली। दूसरा आलू उठाने के लिए, दूसरा आलू बाल्टी से 8 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है 8 मीटर की दूरी पे है। 8 ही हो गया नहीं। देखो देखिए 5 और 3 8। दूसरा आलू इसे 8 मीटर की दूरी पे है। तो ये 8 मीटर जाएगी 8 मीटर आएगी। तो दूसरा आलू उठाने के लिए कुल दूरी होगी 16। तीसरा आलू उठाने के लिए कुल दूरी होगी 22, है ना। तो ऐसे ही 10 आलू उठाएगी। तो 10 आलू उठाने के लिए इसने पूछा है टोटल कितनी दौड़ लगाएगी। पहले 10 मीटर चली, फिर 16, फिर 22, तो इनका योग ही पूछा है। तो 10 मीटर का मतलब पहला पद हो गया ये, है ना, ये पहला पद है। ये का मान 10 है और डी का मान कितना है बेटा 6 है। ठीक है। हाँ, तो 10 n/2 होता है 2a, n/2। तो n का मान तो 10 है, 10 आलू उठाने उसको, 2 गुणा a का मान कितना है 10। तो n-1 होता है, तो 10 - 1 गुणा डी का मान 6। तो ये इसने रखा है। तो 10 आलू को उठाने के लिए उसने कितनी दूरी तय की होगी 370। कितनी दूरी बेटा 370। ठीक है। हाँ जी बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 थी वो आज कंप्लीट हो गई थी, और कल क्या करेंगे हम इसके उदाहरण करेंगे। ठीक है बेटा। ओके बाय।